अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी भी करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ये आपकी नाकामी नहीं है। ये उस सोच की नाकामी है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। रिच डैड पुअर डैड इसी झूठी सोच की परतें खोलती है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि पैसा असल में काम कैसे करता है और लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से आजाद क्यों नहीं हो पाते। जैसे ही यह समझ बनती है, इंसान सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं रहता, वह सोचना शुरू करता है। अगर आप भी पैसों को लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं और ऐसी ही किताबों की गहरी समझ चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, सोच बदलने वाली बातें होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी को 2 पिताओं के उदाहरण से समझाते हैं। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी, समाज में सम्मान, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की चिंता। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं, लेकिन बिजनेस की गहरी समझ, निवेश की समझ और सबसे बड़ी बात, पैसा उनके लिए काम करता था। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों मेहनती थे, फर्क सिर्फ सोच का था। पुअर डैड मानते थे कि अच्छी पढ़ाई, सुरक्षित नौकरी और पेंशन ही जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। रिच डैड मानते थे कि नौकरी सुरक्षा देती है, आजादी नहीं। यहीं से दिमाग को पहला झटका लगता है। हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसा क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है और अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। स्कूल हमें अच्छे कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाता कि सिस्टम के बाहर कैसे सोचा जाए। रिच डैड पुअर डैड साफ कहती है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब व मध्यम वर्ग खर्च को संपत्ति समझकर खरीद लेता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। संपत्ति वह होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, चाहे आप काम करें या नहीं। व्यापार, किराए की संपत्ति, शेयर, बौद्धिक संपत्ति, ये सब संपत्ति हो सकती हैं। खर्च वह होता है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, लोन और ईएमआई, जब तक वे पैसा नहीं बना रहे, तब तक वे बोझ ही हैं। समाज ने खर्च को रुतबे का प्रतीक बना दिया है। लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। पुअर डैड सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। नौकरी, स्थिर आय, रिटायरमेंट। रिच डैड आजादी को सबसे ऊपर रखते हैं। नकद प्रवाह, समय की आजादी, नियंत्रण। पुअर डैड कहते हैं जोखिम मत लो। रिच डैड कहते हैं जोखिम को समझो। जो इंसान जोखिम को समझ लेता है, वह उससे डरता नहीं। जो डरता है, वह पूरी जिंदगी नौकरी और बिलों के बीच फंसा रहता है। इस हिस्से में किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। लोग पैसों के लिए काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। बिलों का डर, भविष्य का डर, समाज का डर। यही डर इंसान को एक ही चक्र में घुमाता रहता है। तनख्वाह आती है, थोड़ी राहत मिलती है, खर्च बढ़ते हैं, फिर और ज्यादा काम, और यही चक्र सालों चलता रहता है। रिच डैड सिखाते हैं कि जब तक इंसान इस डर को समझकर उससे बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आजादी सिर्फ सपना ही रहेगी। रिच डैड पुअर डैड यह साफ कर देती है कि पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की अनदेखी करना खतरनाक है। सिर्फ मेहनत करने से लोग थक जाते हैं, लेकिन आर्थिक समझ विकसित करने से लोग सिस्टम से ऊपर उठ जाते हैं। यह किताब नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देती, बल्कि आंखें खोलने की सलाह देती है। पहले सीखो, समझो और फिर अपने फैसले खुद लो। यहीं से सोच बदलनी शुरू होती है। पैसा लक्ष्य नहीं रहता, साधन बन जाता है। काम सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं रहता, सीखने के लिए होता है। और जब इंसान पैसे के पीछे भागना छोड़ देता है, तब पैसा धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है। यहीं से यह यात्रा शुरू होती है, और आगे की कहानी इससे भी ज्यादा सोच हिला देने वाली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिच डैड पुअर डैड उस सबसे बड़े भ्रम पर वार करती है, जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, और वह है नौकरी की सुरक्षा।
हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर नौकरी सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, लेकिन किताब ये सवाल उठाती है कि अगर नौकरी सच में सुरक्षा देती है तो पढ़े लिखे, अनुभवी और मेहनती लोग भी रिटायरमेंट के बाद पैसों को लेकर परेशान क्यों रहते हैं। असल में नौकरी इंसान को पैसा देती है, लेकिन सोचने की आज़ादी छीन लेती है। इंसान धीरे धीरे इस आदत में फंस जाता है कि हर समस्या का समाधान अगली सैलरी में ढूंढने लगता है। रिच डैड समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक तय पैटर्न में जीते हैं। पहले डर की वजह से नौकरी करते हैं, फिर लालच की वजह से उसी नौकरी से चिपके रहते हैं। सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बेहतर लाइफस्टाइल और इसी के साथ बढ़ता हुआ कर्ज। बाहर से जिंदगी बेहतर दिखती है, लेकिन अंदर से इंसान और ज्यादा खस्ता चला जाता है। इसे ही किताब रेस कहती है, जहां इंसान जितना तेज दौड़ता है उतना ही थकता है, लेकिन मंजिल कभी पास नहीं आती। रिच डैड यहाँ एक बहुत अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि असली समस्या कम कमाई नहीं है, असली समस्या है आर्थिक समझ की कमी। ज्यादातर लोग पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं जानते। पैसा आते ही खर्च करने की आदत, टैक्स की अनदेखी और भविष्य की योजना का न होना इंसान को हमेशा डिपेंडेंट बनाए रखता है। अमीर लोग पैसा मिलने से पहले सोचते हैं कि उसे कहाँ लगाना है, जबकि आम लोग पैसा मिलने के बाद सोचते हैं कि उसे कहाँ खर्च करना है। इस हिस्से में किताब टैक्स और अमीरों के सिस्टम को भी समझाती है। अमीर लोग टैक्स से बचते नहीं, बल्कि टैक्स के नियमों को समझकर उनका इस्तेमाल करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले टैक्स देते हैं, फिर बचे हुए पैसों से जिंदगी चलाते हैं। अमीर लोग पहले सिस्टम बनाते हैं, फिर टैक्स और खर्च को मैनेज करते हैं। यही कारण है कि ज्यादा कमाने वाले लोग भी गरीब बने रहते हैं और कम कमाने वाले लोग धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। रिच डैड यह भी कहते हैं कि स्कूल हमें गलत सवाल पूछना सिखाता है। हमें सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे मिले, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि नौकरी की जरूरत कैसे खत्म हो। जब इंसान ये सवाल पूछना शुरू करता है, तभी उसकी सोच बदलती है। नौकरी को स्थायी समाधान मानने वाला इंसान कभी आजाद नहीं हो पाता, लेकिन नौकरी को सीखने का साधन मानने वाला इंसान धीरे धीरे सिस्टम के बाहर सोचना शुरू कर देता है। इस भाग में एक और गहरी बात सामने आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक वाक्य है। जैसे ही इंसान यह बोलता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। सही सवाल ये होना चाहिए कि मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। यह सवाल दिमाग को काम करने पर मजबूर करता है। अमीर लोग जवाब ढूंढते हैं, गरीब लोग बहाने। यहीं पर यह समझ बनती है कि आर्थिक आज़ादी किसी एक बड़े मौके से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी समझदार सोच से आती है। पैसा तभी टिकता है जब इंसान उससे डरना बंद कर देता है और उसे समझना शुरू कर देता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि अगर सोच नहीं बदली तो सैलरी चाहे जितनी बढ़ जाए, जिंदगी वही की वही रहेगी। लेकिन अगर सोच बदल गई तो छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। यहाँ से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे किताब ये बताने वाली है कि असली शिक्षा क्या है और इंसान अपने डर को ताकत में कैसे बदल सकता है। जैसे ही यह समझ साफ होती है कि नौकरी स्थायी समाधान नहीं है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को असली शिक्षा की तरफ ले जाती है। किताब कहती है कि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग गलत चीजों में मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही स्किल को पकड़कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनकी सुरक्षा है, लेकिन वही स्किल धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। रिच डैड मानते हैं कि पैसा कमाने से पहले इंसान को सीखना चाहिए कि पैसा किस तरह चलता है। इस हिस्से में किताब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अकाउंट या गणित नहीं है, बल्कि 4 चीजों की समझ है: पैसे का हिसाब, निवेश की समझ, बाजार की समझ और कानून की बेसिक जानकारी। अमीर लोग इन सबको मिलाकर सोचते हैं, जबकि आम लोग सिर्फ अपनी नौकरी और सैलरी तक सीमित रहते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग मौके देख पाते हैं,
और बाकी लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। रिच डैड ये भी बताते हैं कि असली जोखिम निवेश में नहीं, बल्कि अनजान बने रहने में है। लोग कहते हैं कि शेयर बाजार जोखिम भरा है, बिजनेस जोखिम भरा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पूरी जिंदगी एक ही नौकरी पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। जब इंसान एक ही आय के स्रोत पर टिका रहता है तो वो खुद को बहुत कमजोर बना लेता है। अमीर लोग कई आय के स्रोत बनाते हैं ताकि एक गिरे तो दूसरा संभाल ले। यहाँ किताब डर और हिम्मत के फर्क को भी साफ करती है। अमीर लोग डरते नहीं हैं, वे डर को पहचानते हैं और उसके बावजूद सीखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग डर के कारण कुछ नया शुरू ही नहीं करता। डर इंसान को सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन वही डर उसे छोटा भी बनाए रखता है। रिच डैड कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक डर की और एक सीखने की। जो आवाज ज्यादा सुनी जाती है वही जिंदगी तय करती है। इस भाग में किताब एक और सच्चाई सामने लाती है। मेहनत करने वाला हर इंसान अमीर नहीं बनता, लेकिन सीखने वाला इंसान जरूर आगे बढ़ता है। रिच डैड खुद पैसे के लिए नौकरी नहीं करते थे, वे सीखने के लिए काम करते थे। उन्होंने सेल्स सीखा, मैनेजमेंट सीखा, लोगों से बात करना सीखा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्किल्स कभी बेकार नहीं जाएंगी। सैलरी अस्थायी होती है, लेकिन स्किल्स हमेशा साथ रहती हैं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी समझाती है कि गलती करना फेल होना नहीं है, गलती करना सीखने का हिस्सा है। आम लोग गलती से डरते हैं, इसलिए कुछ नया शुरू ही नहीं करते। अमीर लोग गलती को फीस की तरह देखते हैं, जो सीखने के लिए देनी पड़ती है। जो इंसान गलती से सीख लेता है वही आगे निकलता है। जैसे जैसे ये सोच बनती है, इंसान का नजरिया बदलने लगता है। अब वह नौकरी को भगवान नहीं मानता, बल्कि एक साधन मानता है। अब वह हर मौके में सिर्फ पैसा नहीं, सीख भी ढूंढता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब सीख प्राथमिकता बन जाती है तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आने लगता है। आगे किताब इसी सीख को और गहराई से समझाने वाली है। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की समझ गहरी होती जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और सख्त सच्चाई से रूबरू कराती है, और वो है मेहनत और बुद्धिमानी के बीच का फर्क। किताब साफ कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भी अक्सर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मेहनत अगर सही दिशा में न हो तो वह सिर्फ थकान देती है, आजादी नहीं। रिच डैड मानते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनता है, और सोच वही बदल सकता है जो सिस्टम को समझता है। इस हिस्से में किताब अमीर और आम इंसान के व्यवहार में एक गहरा अंतर दिखाती है। आम इंसान पैसे को देखकर भावनाओं में बह जाता है। डर आता है तो पीछे हट जाता है, लालच आता है तो बिना सोचे कूद पड़ता है। अमीर इंसान भावनाओं से नहीं, गणना से फैसले लेता है। वह आंकड़ों को देखता है, जोखिम को समझता है और फिर कदम उठाता है। इसी कारण अमीर लोग मौके पहचान लेते हैं और बाकी लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। रिच डैड यहाँ यह भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे असफल दिखने से डरते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि गलती करना शर्म की बात है, लेकिन किताब कहती है कि असली शर्म सीखने से डरना है। अमीर लोग असफलता को अंत नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। हर असफलता उन्हें अगली जीत के लिए तैयार करती है। इस भाग में नेटवर्क और लोगों की समझ को भी बहुत अहम बताया गया है। अमीर लोग सिर्फ पैसे में निवेश नहीं करते, वे लोगों में निवेश करते हैं। सही लोगों के साथ रहना, सही बातचीत करना और सही सोच वाले लोगों से सीखना उनकी आदत होती है। आम इंसान पैसे के पीछे भागता है, अमीर इंसान जानकारी और रिश्तों के पीछे। पैसा बाद में खुद चलकर आता है। रिच डैड यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग मौके को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे उसे पुराने चश्मे से देखते हैं। जब कोई नया मौका आता है तो आम इंसान कहता है, ये मेरे बस का नहीं, जबकि अमीर इंसान कहता है, मुझे इसे सीखना होगा। यही फर्क भविष्य तय करता है। सीखने की इच्छा इंसान को आगे बढ़ाती है, डर उसे वही रोक देता है। इस हिस्से में किताब एक और मजबूत बात कहती है, अगर आप वही करते रहेंगे जो सब करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है।
अमीर लोग भीड़ से अलग सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भीड़ सुरक्षा देती है, सफलता नहीं। वे अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और यही जिम्मेदारी उन्हें ताकत देती है। जैसे जैसे यह समझ साफ होती जाती है, इंसान धीरे धीरे बहाने छोड़ना शुरू करता है। अब वह सिस्टम को दोष नहीं देता, सरकार को दोष नहीं देता, बल्कि खुद से सवाल पूछता है। और जिस दिन इंसान खुद से सही सवाल पूछना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आगे किताब यही सिखाने वाली है कि सही सवाल कैसे पूछे जाए और मौके कैसे बनाए जाए। जैसे ही इंसान बहाने छोड़कर सही सवाल पूछना शुरू करता है, रिच डैड पुअर डैड उसे पैसों के सबसे सेंसिटिव विषय की तरफ ले जाती है, और वो है टैक्स और सिस्टम की समझ। किताब साफ दिखाती है कि अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं हैं, बल्कि टैक्स के नियमों को गहराई से समझकर अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर बचे हुए पैसों से खर्च चलाते हैं। अमीर लोग पहले सिस्टम बनाते हैं, फिर कमाई उसी सिस्टम से गुजरती है और टैक्स अपने आप मैनेज हो जाता है। फर्क चोरी का नहीं, जानकारी का होता है। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि सरकार और बड़े बिजनेस एक ही भाषा बोलते हैं, कानून की भाषा। जो इंसान कानून को नहीं समझता, वह हमेशा नुकसान में रहता है। अमीर लोग अकाउंटेंट, वकील और फाइनेंशियल सलाहकारों को खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि वही लोग सिस्टम के लूप होल्स नहीं, बल्कि लीगल रास्ते दिखाते हैं। आम इंसान इन चीजों को अननेसेसरी मानकर नजरअंदाज कर देता है और फिर जिंदगी भर ज्यादा टैक्स और कम बचत की शिकायत करता रहता है। रिच डैड यहाँ ऑनरशिप और कंट्रोल का फर्क भी साफ करते हैं। नौकरी में इंसान मेहनत करता है, लेकिन नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में मेहनत शुरू में ज्यादा लगती है, लेकिन नियंत्रण धीरे धीरे अपने हाथ में आने लगता है। नियंत्रण का मतलब पावर नहीं, विकल्प होते हैं। जब विकल्प बढ़ते हैं तो डर कम होता है, जब डर कम होता है तो फैसले बेहतर होते हैं। इस भाग में किताब यह भी समझाती है कि अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं और फिर उसी एसेट से लाइफस्टाइल खरीदते हैं। आम लोग पहले लाइफस्टाइल खरीदते हैं और फिर उसे संभालने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। यही वजह है कि बाहर से सक्सेसफुल दिखने वाले लोग अंदर से हमेशा प्रेशर में रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि असली अमीरी वो नहीं जो दिखे, असली अमीरी वो है जो आपको चॉइस दे। यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। जो इंसान एसेट बनाने को प्राथमिकता देता है, वह थोड़े समय में अपनी जिंदगी का ढांचा बदल लेता है। जो इंसान सिर्फ कंफर्ट को प्राथमिकता देता है, वह पूरी जिंदगी उसी कंफर्ट की कीमत चुकाता रहता है। जैसे जैसे यह समझ बैठती है, इंसान पैसे को इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से देखना शुरू करता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि कितना कमा रहे हैं, सवाल ये बन जाता है कि कितना बच रहा है, कितना ग्रो हो रहा है और कितना आपके कंट्रोल में है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि पैसा लक से नहीं, सिस्टम से बढ़ता है, और जो इंसान सिस्टम समझ लेता है, वह धीरे धीरे खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं, सिस्टम का क्रिएटर बन जाता है। आगे किताब यहीं से ये दिखाने वाली है कि एसेट्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं और सोच को एक्शन में कैसे बदला जाता है। जैसे ही सिस्टम और टैक्स की समझ बनती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को असली अमीरी के प्रैक्टिकल रास्ते दिखाने लगती है, और वो रास्ता है एसेट्स बनाना। किताब साफ कहती है कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। नौकरी से मिलने वाली सैलरी अस्थायी होती है, लेकिन एसेट से आने वाला कैश फ्लो लंबे समय तक चलता है। यही फर्क एक मेहनती इंसान और फाइनेंशियली फ्री इंसान के बीच होता है। इस हिस्से में किताब रियल एस्टेट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का उदाहरण देती है, लेकिन फोकस किसी एक फील्ड पर नहीं, बल्कि माइंडसेट पर होता है। रिच डैड समझाते हैं कि एसेट वो नहीं होता जो अच्छा दिखे, एसेट वो होता है जो हर महीने आपके लिए पैसा बनाए। अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो चाहे समाज उसे कितना भी बड़ा स्टेटस सिंबल क्यों न माने,
वो एसेट नहीं है। यही क्लैरिटी आगे के सारे फैसले आसान बना देती है। रिच डैड पुअर डैड यह भी बताती है कि शुरुआत में एसेट बनाना आसान नहीं लगता, क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन से बाहर आता है। नौकरी में सैलरी तय होती है, एसेट में इनकम अनसर्टेन होती है। लेकिन किताब कहती है कि अनसर्टेनिटी से डरने वाला इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। अमीर लोग रिस्क नहीं लेते, वे रिस्क मैनेज करते हैं। वे छोटे लेवल से शुरू करते हैं, सीखते हैं, गलती करते हैं और फिर स्केल करते हैं। इस भाग में किताब एक और जरूरी आदत की बात करती है, खुद पर निवेश। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा, फिर सीखेंगे। अमीर लोग पहले सीखते हैं, फिर पैसा आता है। सेमिनार, किताबें, मेंटरशिप, ये सब उनके लिए खर्च नहीं, ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता, वह धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाता है। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि एसेट बनाना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह डिसिप्लिन का खेल है। हर बार पैसा आते ही खर्च करने की आदत एसेट बनने नहीं देती। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, यानी सबसे पहले एसेट में निवेश करते हैं, फिर खर्च की सोचते हैं। आम लोग पहले खर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ बचा या नहीं। जैसे जैसे यह डिसिप्लिन बनता है, इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है। अब वह पैसे से डरता नहीं, बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। हर छोटा एसेट इंसान को थोड़ा और आजाद बनाता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जैकपॉट नहीं है, ये रोज के छोटे, समझदार फैसलों का नतीजा है। आगे किताब यह दिखाने वाली है कि ये फैसले प्रैक्टिकली कैसे लिए जाए और अंदर के डर को पूरी तरह कैसे तोड़ा जाए। जैसे जैसे एसेट्स बनाने की समझ प्रैक्टिकल रूप लेने लगती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को उसके अंदर छुपे सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाती है, और वो है डर और आलस का मिलाजुला रूप। किताब साफ कहती है कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वे मौके देखकर भी एक्शन नहीं लेते। डर उन्हें रोक लेता है और आराम उन्हें बहाने दे देता है। अमीर लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। इस हिस्से में किताब करेज को कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी नहीं मानती, बल्कि एक प्रैक्टिस मानती है। रिच डैड समझाते हैं कि हर बार जब इंसान डर के बावजूद छोटा एक्शन लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। बड़े फैसले अचानक नहीं लिए जाते, वे छोटे छोटे सही फैसलों से बनते हैं। जो इंसान परफेक्शन का इंतजार करता है, वह पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ आलस के एक और रूप को एक्सपोज करती है, और वो है बिजी होने का दिखावा। लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि वे अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर रहे होते हैं। अमीर लोग हर काम खुद नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे समझते हैं कि टाइम सबसे कीमती एसेट है, और जो इंसान टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करता, पैसा भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करता। इस भाग में किताब फोकस और डिस्ट्रैक्शन के फर्क को भी साफ करती है। आम इंसान हर नई चीज में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन किसी एक चीज पर टिकता नहीं। अमीर लोग चुनते हैं और चुनी हुई चीज पर लगातार काम करते हैं। कंसिस्टेंसी ही एसेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर डिसिप्लिन के साथ किया जाए, तो वही फ्यूचर की फाउंडेशन बन जाता है। रिच डैड यह भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सीखना तब बंद कर देते हैं जब उन्हें थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। यही कंफर्ट आगे चलकर उनकी ग्रोथ रोक देता है। अमीर लोग कभी लर्नर बनना नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि दुनिया बदल रही है, और जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता, वह पीछे छूट जाता है। सीखते रहना ही असली सुरक्षा है। जैसे जैसे यह सोच गहरी होती जाती है, इंसान एक्सक्यूजेस छोड़कर ओनरशिप लेना शुरू करता है। अब वह कहता नहीं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, बल्कि पूछता है कि मैं अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या बना सकता हूँ। यही सवाल इंसान को एवरेज से अलग करता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना कोई भी फाइनेंशियल ड्रीम हकीकत नहीं बन सकता, और आगे किताब यही दिखाने वाली है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पावर में कैसे बदला जाए।
जैसे ही इंसान एक्शन लेना शुरू करता है, रिच डैड पुअर डैड उसे एक और सटल लेकिन खतरनाक रुकावट दिखाती है, और वो है कंफर्ट और अप्रूवल की आदत। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे सुरक्षित नहीं, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों की राय से बंधे रहते हैं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या बोलेंगे, ये सवाल इंसान को आगे बढ़ने से ज्यादा पीछे खींचते हैं। अमीर लोग फैसले भीड़ की आवाज से नहीं, अपनी समझ से लेते हैं। इस हिस्से में किताब लीडरशिप माइंडसेट की बात करती है। रिच डैड समझाते हैं कि हर इंसान लीडर नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान लीडर की तरह सोचना सीख सकता है। लीडर अप्रूवल नहीं मांगता, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, तब लोग खुद उसकी तरफ देखने लगते हैं। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन से मिलती है। रिच डैड पुअर डैड ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बदले लॉन्ग टर्म फ्रीडम छोड़ देते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी असुविधा, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, ये सब फ्यूचर की आजादी की कीमत होती है। जो इंसान ये कीमत देने को तैयार नहीं होता, वह पूरी जिंदगी उसी जगह अटका रहता है जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। इस भाग में किताब एक और सच्चाई सामने लाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे पैसे का लालच नहीं है, लेकिन असल में उन्हें पैसे की समझ नहीं होती। पैसा न्यूट्रल होता है, उसे अच्छा या बुरा इंसान की सोच बनाती है। अमीर लोग पैसे को इमोशन नहीं, इन्फॉर्मेशन की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। रिच डैड यह भी बताते हैं कि लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन ईगो होता है। जैसे ही इंसान सोचता है कि मुझे सब आता है, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अमीर लोग सवाल पूछने से नहीं डरते, वे बिगिनर्स की तरह सीखते हैं, भले ही उनके पास अनुभव क्यों न हो। यही ह्यूमिलिटी उन्हें आगे रखती है। जैसे जैसे यह अवेयरनेस बैठती है, इंसान दूसरों को इम्प्रेस करने से ज्यादा खुद को बिल्ड करने पर ध्यान देने लगता है। अब फैसले फियर और अप्रूवल से नहीं, विजन से लिए जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि जो इंसान कंफर्ट और वैलिडेशन से ऊपर उठ जाता है, वही असली मायने में एसेट्स और आज़ादी दोनों बिल्ड कर पाता है। आगे किताब यही दिखाने वाली है कि इस माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए। जैसे ही कंफर्ट और अप्रूवल की जरूरत कम होने लगती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को डिसिप्लिन की असली ताकत दिखाती है। किताब कहती है कि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन वही है जो इंसान को लगातार आगे बढ़ाता है। अमीर लोग इंतजार नहीं करते कि मन बने, वे सिस्टम बनाते हैं जिससे एक्शन अपने आप होता रहे। यही सिस्टम उन्हें लंबे समय तक गेम में टिकाए रखता है। इस हिस्से में किताब हैबिट्स की भूमिका को बहुत साफ तरीके से समझाती है। आम इंसान महीने के आखिर में देखता है कि क्या बचा, अमीर इंसान महीने की शुरुआत में तय करता है कि क्या इन्वेस्ट होगा। यही छोटा सा फर्क बड़ी दूरी बना देता है। जब इन्वेस्टमेंट ऑटोमैटिक बन जाती है, तो ग्रोथ भी ऑटोमैटिक होने लगती है। अमीरी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। रिच डैड पुअर डैड ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे कंसिस्टेंसी को बोरिंग मानते हैं। उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। अमीर लोग जानते हैं कि असली सक्सेस क्वाइट होती है। बाहर से कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर सिस्टम मजबूत होता जाता है। जब रिजल्ट दिखता है, तब लोग कहते हैं ये तो अचानक हो गया, जबकि असल में वो सालों की डिसिप्लिन का नतीजा होता है। इस भाग में किताब यह भी सिखाती है कि पैसा बचाना ही काफी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना जरूरी है। सेविंग इंसान को सुरक्षित रखती है, इन्वेस्टमेंट इंसान को आजाद बनाती है। अमीर लोग इन्फ्लेशन से डरते नहीं, वे इन्फ्लेशन को समझते हैं और उससे तेज ग्रो करने की कोशिश करते हैं। जो इंसान पैसा सिर्फ बचाता है, वह समय के साथ कमजोर होता जाता है। रिच डैड यहाँ पेशेंस और इम्पल्सिव बिहेवियर का फर्क भी साफ करते हैं। आम इंसान मार्केट गिरते ही डर जाता है और मार्केट बढ़ते ही लालच में आ जाता है। अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे जानते हैं कि उतार चढ़ाव टेम्पररी होता है,
लेकिन एसेट परमानेंट बन सकता है। यही सोच उन्हें पैनिक से बचाती है। जैसे जैसे डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, इंसान खुद को अलग नजर से देखने लगता है। अब वह विक्टिम नहीं रहता, क्रिएटर बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये एहसास दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम लक से नहीं, रोज की छोटी छोटी डिसिप्लिन चॉइसेस से बनती है। आगे किताब ये दिखाने वाली है कि इस फ्रीडम को सस्टेन कैसे किया जाए और किस तरह की सोच इंसान को लाइफ टाइम रिच बनाए रखती है। जैसे ही डिसिप्लिन मजबूत हो जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और जरूरी सच्चाई सिखाती है, और वो है धैर्य और दृष्टि। किताब कहती है कि अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की जल्दी में नहीं रहते। वे लॉन्ग टर्म खेल खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि जल्दी कमाया गया पैसा अक्सर जल्दी चला भी जाता है। असली अमीरी समय के साथ बनती है, जब फैसले भावनाओं से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि ज्यादातर लोग मौके पहचान तो लेते हैं, लेकिन समय से पहले हार मान लेते हैं। जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, तो वे सोचते हैं कि ये तरीका काम नहीं करता। अमीर लोग जानते हैं कि सिस्टम को मैच्योर होने में वक्त लगता है। वे प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को समझकर बनाया होता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ विजन की ताकत पर जोर देती है। जिन लोगों के पास क्लियर विजन नहीं होता, वे छोटी छोटी दिक्कतों में उलझ जाते हैं। जिनके पास विजन होता है, वे टेम्पररी पेन सह लेते हैं। विजन इंसान को डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन इंसान को कंसिस्टेंसी देता है। बिना विजन के मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। इस भाग में किताब यह भी समझाती है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कंफर्ट को सक्सेस समझ लेते हैं। जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वे रिस्क लेना बंद कर देते हैं। अमीर लोग स्टेबिलिटी को फाइनल नहीं मानते, वे उसे बेस मानते हैं। उसी बेस पर वे और एसेट्स बिल्ड करते हैं। रिच डैड यह भी बताते हैं कि कंपैरिजन इंसान की ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। आम लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। अमीर लोग अपनी जर्नी पर टिके रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, इसलिए रास्ता भी अलग होगा। फोकस बाहर नहीं, अंदर रहता है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, इंसान इमोशनल रिएक्शंस छोड़ने लगता है। अब फैसले एक्साइटमेंट या डर से नहीं, लॉजिक और पेशेंस से लिए जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि जो इंसान लॉन्ग टर्म सोच लेता है, उसके लिए शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं रहती। आगे किताब ये दिखाने वाली है कि ये सोच इंसान को अंदर से कैसे मजबूत बनाती है और पैसे के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह कैसे बदल देती है। जैसे ही लॉन्ग टर्म सोच इंसान के अंदर बैठ जाती है, रिच डैड पुअर डैड पैसों के साथ इंसान के रिश्ते को पूरी तरह बदल देती है। अब पैसा डर पैदा नहीं करता, पैसा प्रेशर नहीं बनता, पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है। किताब समझाती है कि ज्यादातर लोग पैसे से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे पैसे को जिंदगी का मालिक बना लेते हैं। अमीर लोग पैसे को सर्वेंट बनाते हैं। जब पैसा मालिक बन जाता है, तो इंसान फैसले डर से लेता है। जब पैसा सर्वेंट बनता है, तो इंसान फैसले समझ से लेता है। इस हिस्से में किताब इमोशनल कंट्रोल पर बहुत गहराई से बात करती है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बिजनेस चले या रुके, अमीर इंसान इमोशनली स्टेबल रहता है। आम इंसान हर फ्लक्चुएशन के साथ पैनिक करता है। रिच डैड कहते हैं कि पैसा बाहर नहीं, अंदर की हालत को एक्सपोज करता है। अगर इंसान अंदर से वीक है, तो थोड़ा पैसा भी उसे एरोगेंट या डरपोक बना देता है। अगर इंसान अंदर से स्ट्रांग है, तो उतार चढ़ाव उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते। रिच डैड पुअर डैड यहाँ कॉन्फिडेंस और ईगो का फर्क भी साफ करती है। कॉन्फिडेंस सीखने से आता है, ईगो इग्नोरेंस से। अमीर लोग जब कुछ नहीं जानते, तो साफ बोलते हैं कि उन्हें सीखना है। आम लोग न जानने को कमजोरी मानते हैं और सवाल पूछने से बचते हैं। यही ईगो उन्हें वहीं रोक देता है। सीखते रहने की आदत अमीरों को मेंटली रिच बनाए रखती है, भले ही नंबर्स फ्लक्चुएट करें। इस भाग में किताब यह भी बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे की नहीं होती, माइंडसेट की भी होती है। जब इंसान पैसे को लेकर शांत हो जाता है, तब वह बेहतर मौके देख पाता है।
डर इंसान की नजरें बंद कर देता है, क्लैरिटी उन्हें खोल देती है। अमीर लोग क्लैरिटी में फैसले लेते हैं, इसलिए उनके फैसले लंबे समय तक सही साबित होते हैं। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सक्सेस के डर से भी पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे आगे बढ़ गए तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, लोग जज करेंगे, रिश्ते बदल जाएंगे। अमीर लोग इन बातों से भागते नहीं, वे उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। ग्रोथ के साथ डिस्कम्फर्ट आता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल का गेट होता है। जैसे जैसे यह अवेयरनेस गहरी होती जाती है, इंसान खुद को लिमिटेड रोल्स में नहीं बांधता। अब वह सिर्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर नहीं रहता, वह लर्नर रहता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वहीं उसकी फाइनेंशियल जर्नी रुक जाती है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। आगे किताब यही दिखाने वाली है कि इस लर्निंग माइंडसेट को जिंदगी भर कैसे अलाइव रखा जाए और मिस्टेक से डरने की आदत को पूरी तरह कैसे खत्म किया जाए। जैसे ही सीखना इंसान की पहचान बन जाता है, रिच डैड पुअर डैड उसे असफलता को देखने का बिल्कुल नया नजरिया देती है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि गलती करना कमजोरी है, लेकिन रिच डैड मानते हैं कि गलती करना सीखने का सबसे तेज रास्ता है। अमीर लोग गलती को अंत नहीं मानते, वे उसे अनुभव मानते हैं, जो अगली बार उन्हें और बेहतर बनाता है। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि जिंदगी में हारना और हार मान लेना दो अलग चीजें हैं। अमीर लोग हार सकते हैं, लेकिन हार मानते नहीं। आम लोग पहली या दूसरी कोशिश में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अमीर लोग लोगों की बातों से ज्यादा अपने विजन को सुनते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव पहले अजीब लगता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ परसिस्टेंस की ताकत पर जोर देती है। किताब कहती है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। जो इंसान टिक जाता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे निकलता है। ज्यादातर लोग रास्ता बदलते नहीं, वे मंजिल बदल देते हैं। अमीर लोग रास्ता बदलते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। इस भाग में किताब यह भी बताती है कि सेल्फ डाउट इंसान की सबसे महंगी आदत होती है। लोग सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और यही सोच उन्हें रोक देती है। रिच डैड कहते हैं कि सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि मैं इसे सीख कैसे सकता हूँ। यही सवाल दिमाग को सॉल्यूशन मोड में डाल देता है। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि फेलियर से बचने की कोशिश इंसान को एवरेज बना देती है। जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते, वे कभी बड़ा भी नहीं बन पाते। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वे ब्लाइंड जंप नहीं करते, लेकिन खड़े भी नहीं रहते। हर कदम से पहले सीखते हैं और हर कदम के बाद एनालाइज करते हैं। जैसे जैसे यह सोच मजबूत होती है, इंसान मिस्टेक से डरना बंद कर देता है। अब फेलियर शेम नहीं रहता, फीडबैक बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि जो इंसान गिरने के बाद खड़ा होना सीख लेता है, वही फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर सच में आगे बढ़ पाता है। आगे किताब यही दिखाने वाली है कि सही मेंटोर्स कैसे चुने जाए और दूसरों की गलतियों से कैसे सीखा जाए। जैसे ही असफलता से डर खत्म होने लगता है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और महत्वपूर्ण समझ देती है, और वो है सही लोगों के साथ रहना। किताब कहती है कि जिंदगी में सबसे तेज ग्रोथ अकेले मेहनत करने से नहीं, सही गाइडेंस से आती है। अमीर लोग हर चीज खुद करने की कोशिश नहीं करते, वे ऐसे लोगों से सीखते हैं जो उस रास्ते पर पहले चल चुके होते हैं। सही मेंटोर इंसान को सालों की गलतियों से बचा सकता है। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि ज्यादातर लोग सलाह गलत जगह से लेते हैं। जो लोग खुद रिस्क नहीं लेते, वे दूसरों को भी रिस्क से डराते हैं। रिच डैड कहते हैं कि सलाह हमेशा उनसे लेनी चाहिए जो उस लेवल पर है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जो इंसान खुद सिस्टम से बाहर नहीं निकला, वह आपको बाहर निकलना नहीं सिखा सकता। रिच डैड पुअर डैड यहाँ पीयर ग्रुप की ताकत पर भी जोर देती है। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, वही आपकी सोच बनाते हैं।
अगर चारों तरफ डर और शिकायत होगी तो इंसान भी वही सोचने लगेगा। अगर चारों तरफ सीखने और आगे बढ़ने की बातें होंगी तो इंसान भी वही करने लगेगा। अमीर लोग जानबूझकर खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं जो उन्हें चैलेंज करे। इस भाग में किताब यह भी समझाती है कि मेंटरशिप सिर्फ फॉर्मल नहीं होती। किताबें, सेमिनार्स, एक्सपीरियंसेस, ये सब भी मेंटोर्स की तरह काम करते हैं। अमीर लोग हर जगह सीख ढूंढते हैं। वे किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। सीखने की यह भूख उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रहती है। रिच डैड यह भी बताते हैं कि एडवाइस सुनना और एडवाइस फॉलो करना दो अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। अमीर लोग कम सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं उसे अप्लाई करते हैं। एक्शन ही लर्निंग को रील बनाता है। जैसे जैसे सही लोगों और सही नॉलेज का असर पड़ता है, इंसान की सोच साफ होने लगती है। अब वह कंफ्यूजन में नहीं रहता, उसे डायरेक्शन दिखने लगती है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये एहसास दिलाती है कि अकेले चलना बहादुरी नहीं है। समझदारी ये है कि सही लोगों के साथ सही दिशा में चला जाए। आगे किताब यही सिखाने वाली है कि इस दिशा में कंसिस्टेंसी कैसे रखी जाए और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। जैसे ही इंसान को सही दिशा और सही लोगों का साथ मिलने लगता है, रिच डैड पुअर डैड उसे एक और जरूरी सबक सिखाती है, और वो है फोकस बनाए रखना। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में भटक जाते हैं। नए नए आइडियाज, नए नए शॉर्टकट्स और दूसरों की सक्सेस देखकर वे अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। अमीर लोग एक चीज चुनते हैं और उसी पर टिके रहते हैं जब तक वो रिजल्ट न देने लगे। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन भी होता है। जब इंसान जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करता है तो पेशेंस टूट जाती है। रिच डैड कहते हैं कि फोकस का मतलब रिजिड होना नहीं है, फोकस का मतलब प्रायोरिटी क्लियर होना है। रास्ता बदल सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ कंसिस्टेंसी की वैल्यू को और गहराई से दिखाती है। रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करना किसी एक बड़े एफर्ट से ज्यादा ताकतवर होता है। अमीर लोग छोटे एक्शंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। वे जानते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब करता है तो पावरफुल होता है। इस भाग में किताब यह भी बताती है कि ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, जबकि असल में वो फोकस को तोड़ देता है। अमीर लोग एक समय में एक चीज पर ध्यान देते हैं। क्वालिटी ऑफ फोकस ही क्वालिटी ऑफ रिजल्ट तय करती है। आधा ध्यान आधा रिजल्ट देता है। रिच डैड ये भी समझाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका पर्पस क्लियर रखना है। जब इंसान को पता होता है कि वो क्यों कर रहा है, तब बाहरी शोर अपने आप कम हो जाता है। बिना पर्पस के मेहनत भारी लगती है, पर्पस के साथ वही मेहनत मीनिंगफुल लगने लगती है। जैसे जैसे फोकस स्ट्रॉन्ग होता है, इंसान डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना सीख जाता है। अब हर शाइनी अपॉर्चुनिटी उसे आकर्षित नहीं करती। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि जो इंसान फोकस बनाए रखता है, वही एसेट्स को मजबूत करता है और वही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाता है। आगे किताब यही दिखाने वाली है कि इस फ्रीडम को जिम्मेदारी के साथ कैसे संभाला जाए। जैसे ही फोकस स्टेडी हो जाता है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को फ्रीडम के साथ आने वाली जिम्मेदारी से परिचित कराती है। किताब कहती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लापरवाह होना नहीं है, बल्कि और ज्यादा डिसिप्लिन होना है। जब पैसे की चिंता कम होती है, तब कैरेक्टर की असली परीक्षा शुरू होती है। अमीर लोग आजादी मिलने के बाद भी स्ट्रक्चर नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना स्ट्रक्चर के आजादी धीरे धीरे केओस बन जाती है। इस हिस्से में किताब डिसीजन मेकिंग की मैच्योरिटी पर जोर देती है। आम इंसान पैसा आने के बाद इमोशनल फैसले लेने लगता है, जबकि अमीर इंसान और ज्यादा कैलकुलेटेड हो जाता है। अब सवाल सिर्फ कमाने का नहीं रहता, सवाल यह होता है कि किस तरह के फैसले लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी देंगे। अमीर लोग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन को कमजोर नहीं करते। रिच डैड पुअर डैड यहाँ एथिक्स और वैल्यूज की भी बात करती है। किताब साफ इशारा करती है कि पैसा सिर्फ मैग्नीफायर होता है,
जो इंसान अंदर से ग्रीडी है, पैसा उसे और ग्रीडी बना देता है। जो इंसान अंदर से डिसिप्लिन्ड और क्लियर है, पैसा उसे और रिस्पॉन्सिबल बना देता है। इसलिए रिच डैड हमेशा कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्ड किए बिना वेल्थ बिल्ड करना डेंजरस हो सकता है। इस भाग में किताब यह भी समझाती है कि फ्रीडम का सही इस्तेमाल कंट्रीब्यूशन से होता है। अमीर लोग सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वे सिस्टम बनाते हैं जिससे दूसरों को भी फायदा हो। जॉब्स क्रिएट करना, वैल्यू देना और इम्पैक्ट छोड़ना उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। पैसा यहाँ एंड नहीं रहता, मीन्स बन जाता है। रिच डैड यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग फ्रीडम से डरते हैं क्योंकि फ्रीडम में एक्सक्यूजेस नहीं चलते। जब बॉस नहीं होता तो डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करनी पड़ती है। अमीर लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं, वे इसे एक्सेप्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते ही पावर अपने आप आ जाती है। जैसे जैसे यह समझ सेटल होती है, इंसान मैच्योरिटी के अगले लेवल पर पहुंच जाता है। अब वह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचता, वह लेगेसी के बारे में सोचने लगता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये साफ कर देती है कि असली अमीरी वही है जो आपकी नॉन प्रेजेंस में भी काम करती रहे। आगे किताब इसी लेगेसी माइंडसेट को और गहराई से समझाने वाली है। जैसे ही लेगेसी माइंडसेट की बात आती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को समय की असली कीमत समझाती है। किताब कहती है कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना ज्यादातर समय पैसे के लिए बेचते रहते हैं, जबकि अमीर लोग समय को बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वे सिस्टम्स, ऑटोमेशन और लोगों की मदद लेते हैं ताकि उनका टाइम हाई वैल्यू सोच और डिसीजंस में लगे, न कि रोज की छोटी छोटी परेशानियों में। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं होता। बहुत लोग पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आता। रिच डैड कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, सवाल ये है कि आप किस काम पर समय दे रहे हो। अगर समय ऐसी एक्टिविटीज में जा रहा है जो एसेट्स बिल्ड नहीं करती, तो सालों बाद भी हालत वही रहती है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ लेवरेज की पावर को और साफ करती है। अमीर लोग सिर्फ अपने हाथ और दिमाग पर डिपेंड नहीं रहते, वे दूसरों की स्किल्स, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का लेवरेज लेते हैं। यही वजह है कि उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान अकेले कितना भी मेहनत कर ले, उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन सिस्टम के साथ काम करने पर रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। इस भाग में किताब यह भी समझाती है कि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में टाइम वेस्ट करते हैं। वे वही काम बार बार करते हैं जो सेफ लगता है। अमीर लोग अनकंफर्टेबल होने से नहीं डरते, वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। नए स्किल्स सीखना, नए लोगों से मिलना और नए तरीके अपनाना, यही उनके समय का बेस्ट यूज होता है। रिच डैड यह भी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे किसे दिए जा रहे हैं, यही फ्यूचर तय करता है। अमीर लोग अपने बेस्ट आवर्स टफेस्ट थिंकिंग और प्लानिंग के लिए रखते हैं, जबकि बाकी काम डेलीगेट या ऑटोमेट कर देते हैं। इस तरह उनका हर दिन लॉन्ग टर्म विजन को मजबूत करता है। जैसे जैसे इंसान समय को एसेट की तरह देखना शुरू करता है, उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगती है। अब वो हर काम करने से पहले ये सोचता है कि क्या ये मुझे फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या सिर्फ बिजी बना रहा है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये साफ कर देती है कि जो इंसान समय को मास्टर कर लेता है, वही पैसे और जिंदगी दोनों को सही डायरेक्शन में ले जा पाता है। जैसे ही समय की वैल्यू क्लियर हो जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और गहरी रियलिटी दिखाती है, और वो है डिसीजन लेने की करेज। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि कंफर्ट और फियर के बीच डिसीजन लेते हैं। अमीर लोग डर महसूस करते हुए भी एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा डिसीजन अनसर्टेनिटी के साथ आता है, लेकिन बिना डिसीजन के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि इनडिसीजन सबसे महंगा डिसीजन होता है। बहुत लोग सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, और उसी इंतजार में मौके निकल जाते हैं।
रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें सुधार भी लेते हैं। स्लो डिसीजन लेने वाले लोग ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ रिस्क और गैम्बल के फर्क को साफ करती है। रिस्क तब होता है जब नॉलेज कम हो और गैम्बल तब होता है जब नॉलेज बिल्कुल ना हो। अमीर लोग ब्लाइंड जंप नहीं लगाते, वे पहले सीखते हैं, समझते हैं, छोटे लेवल पर टेस्ट करते हैं और फिर बड़ा कदम उठाते हैं। लर्निंग रिस्क को कंट्रोल में रखती है। इस भाग में किताब यह भी बताती है कि मिस्टेक से डरना नेचुरल है, लेकिन मिस्टेक से भागना डेंजरस है। अमीर लोग मिस्टेक को फेलियर नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। हर गलती उन्हें अगला डिसीजन बेहतर लेने में मदद करती है। जो इंसान गलती करने से डरता है वह कभी लिमिट पुश नहीं करता। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जितना ज्यादा इंसान सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाता है उतना ही उसका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता जाता है। सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता, करने से बनता है। जैसे जैसे डिसीजन लेने की हैबिट मजबूत होती है, इंसान की पर्सनालिटी भी बदलने लगती है। अब वह हालात का विक्टिम नहीं रहता, वह खुद को ड्राइवर मानने लगता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वो करेज और एक्शन से आती है। और आगे किताब यही दिखाने वाली है कि इस करेज को लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में कैसे बदला जाए। जैसे ही करेज और एक्शन की आदत बन जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को डिसिप्लिन की असली ताकत समझाती है। किताब कहती है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देती है। ज्यादातर लोग तभी काम करते हैं जब मन होता है, जबकि अमीर लोग तब भी काम करते हैं जब मन नहीं होता। यही फर्क लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि डिसिप्लिन का मतलब कठोर जिंदगी नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब डायरेक्शन वाली जिंदगी है। अमीर लोग अपने रूल्स खुद बनाते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। वे जानते हैं कि आज थोड़ी इनकन्वीनियंस सहने से कल बड़ी फ्रीडम मिलती है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ हैबिट्स की पावर पर जोर देती है। इंसान रोज जो करता है वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर रोज खर्च करने की आदत है तो शॉर्टेज बनी रहती है। अगर रोज इन्वेस्ट और लर्न करने की आदत है तो वेल्थ अपने आप ग्रो करती है। अमीर लोग बड़ी चीजों पर नहीं, छोटी डेली हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। इस भाग में किताब यह भी समझाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सोच के लिए भी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग, एक्सक्यूजेज और ब्लेम करना, ये सब अनडिसिप्लिन्ड माइंड की निशानी है। अमीर लोग अपने थॉट्स को भी मैनेज करते हैं। वे कंप्लेन करने की जगह सल्यूशन ढूंढते हैं। रिच डैड यह भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। बिना डिसिप्लिन के इंसान अपने इमोशंस, हैबिट्स और सिचुएशंस का गुलाम बन जाता है। डिसिप्लिन इंसान को कंट्रोल वापस देता है। जब कंट्रोल अंदर होता है तब बाहर की चीजें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे जैसे डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। अब इंसान को बार बार पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वही पैसे, समय और जिंदगी तीनों को सही तरह से मैनेज कर पाता है। और आगे किताब इसी कंसिस्टेंसी को कंपाउंडिंग सक्सेस में बदलने का रास्ता दिखाने वाली है। जैसे ही डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी में बदलने लगती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाती है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग छोटे रिजल्ट्स देखकर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ दिखती नहीं है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि शुरुआत में प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, पर अंदर ही अंदर फाउंडेशन बन रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ का गोला पहाड़ी से नीचे आते आते बड़ा होता जाता है, वैसे ही सही हैबिट्स और सही डिसीजन समय के साथ मैसिव रिजल्ट देते हैं। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी होती है। अगर रोज थोड़ा सा भी सीखने की आदत बन जाए तो सालों बाद वही लर्निंग विजडम बन जाती है। अगर रोज थोड़ी सी गलत सोच को अलाउ किया जाए तो वही सोच लिमिटेशन बन जाती है। अमीर लोग अपने माइंड में क्या कंपाउंड हो रहा है इस पर बहुत ध्यान देते हैं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ
पेशेंस की इम्पोर्टेंस को और गहराई से बताती है। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग देर से भी सही, पर सही तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। वे जानते हैं कि फास्ट मनी अक्सर फास्ट लॉस लेकर आता है। स्लो और स्टेडी ग्रोथ उन्हें मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस भाग में किताब यह भी दिखाती है कि कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब बीच में ब्रेक ना आए। एक दो बार डिसिप्लिन टूटना पूरे साइकिल को स्लो कर देता है। इसलिए अमीर लोग मोटिवेशन पर नहीं, रूटीन पर भरोसा करते हैं। रूटीन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही रूटीन फ्यूचर में एक्साइटिंग लाइफ बनाता है। रिच डैड ये भी समझाते हैं कि लोग अक्सर ओवरनाइट सक्सेस देखकर खुद को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वह सालों की साइलेंट मेहनत दिखाई नहीं देती जो उस सक्सेस के पीछे होती है। अमीर लोग कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि हर किसी का जर्नी अलग होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स सेम होते हैं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन चुनने लगता है। अब वह हर दिन बस ये सोचता है कि आज ऐसा क्या किया जाए जो फ्यूचर को कंपाउंड करे। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि असली जादू किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे सही कदमों में छुपा होता है। और आगे किताब यही दिखाने वाली है कि इस कंपाउंडिंग लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। जैसे ही कंपाउंडिंग की पावर साफ समझ में आने लगती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को प्रोटेक्शन की अहमियत सिखाती है। किताब कहती है कि वेल्थ बनाना जितना मुश्किल है, उसे बचाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन गलत डिसीजंस, इमोशंस और लैक ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से उसे खो भी देते हैं। अमीर लोग अटैक से पहले डिफेंस तैयार करते हैं। वे सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, सेफ्टी पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि प्रोटेक्शन का मतलब डर के साथ जीना नहीं है। प्रोटेक्शन का मतलब स्मार्ट प्लानिंग है। लीगल स्ट्रक्चर, टैक्सेस की समझ, इंश्योरेंस और सही एडवाइजर्स, ये सब वेल्थ को स्लो नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग इन चीजों को एक्सपेंस समझते हैं, जबकि अमीर लोग इन्हें शील्ड समझते हैं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ इमोशंस को सबसे बड़ा रिस्क बताती है। जब पैसा बढ़ता है तो ईगो भी बढ़ने लगता है। शो ऑफ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और दूसरों को इम्प्रेस करने की चाह वेल्थ को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देती है। अमीर लोग सिंपल दिखना पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। वे जानते हैं कि असली पावर साइलेंस में होती है, नॉइज में नहीं। इस भाग में किताब यह भी बताती है कि गलत एडवाइस वेल्थ के लिए स्लो पॉइजन होती है। हर किसी की बात सुनना डेंजरस है, खासकर उनकी जो खुद फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड हैं। अमीर लोग लिमिटेड लेकिन ट्रस्टेड एडवाइजर्स रखते हैं। वे इमोशनल एडवाइस नहीं, लॉजिकल एडवाइस फॉलो करते हैं। क्राउड की डायरेक्शन नहीं, डेटा और एक्सपीरियंस की डायरेक्शन लेते हैं। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि प्रोटेक्शन का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ कंट्रोल है। अचानक आई सक्सेस या मनी फ्लो इंसान को केयरलेस बना सकती है। एम्पल मनी के समय डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी बनाए रखना ही असली इंटेलिजेंस है। जो इंसान ग्रोथ के साथ ग्राउंडेड रहता है, वही वेल्थ को लॉन्ग टर्म तक कैरी कर पाता है। जैसे जैसे प्रोटेक्शन माइंडसेट मजबूत होता है, इंसान फ्यूचर रिस्क्स को पहले से देखना सीख जाता है। अब वह सिर्फ आज की खुशी के लिए डिसीजन नहीं लेता, वह आने वाले सालों की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह एहसास दिलाती है कि वेल्थ का असली टेस्ट उसे बनाना नहीं, बल्कि उसे सही माइंडसेट के साथ संभाल कर रखना है। और आगे किताब इसी मैच्योरिटी को फाइनल अंडरस्टैंडिंग में बदलने वाली है। जैसे ही मैच्योरिटी पूरी तरह सेटल हो जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को लाइफ की सबसे बड़ी क्लैरिटी देती है, और वो है चॉइस की ताकत। किताब कहती है कि फाइनेंशियल लाइफ एक्सीडेंट से नहीं बनती, चॉइस से बनती है। हर इंसान रोज चूज करता है कि वो डर के साथ जिएगा या सीख के साथ, एक्सक्यूजेस के साथ जिएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अमीर लोग खुद को लकी नहीं मानते, वे खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उन्हें पता होता है कि आज लिया गया छोटा सा फैसला आने वाले सालों की दिशा बदल सकता है।
इस हिस्से में किताब यह भी साफ करती है कि सिस्टम को ब्लेम करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन वही रास्ता ग्रोथ रोक देता है। टैक्स सिस्टम, जॉब मार्केट, इकोनॉमी, ये सब एक्सक्यूजेस बन सकते हैं, लेकिन अमीर लोग इन्हीं सिस्टम्स के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। वे रूल्स को रोते नहीं, रूल्स को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से चाल चलते हैं। नॉलेज यहाँ वेपन बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ सेल्फ अवेयरनेस की बात करती है। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वह अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करता है। मुझे नहीं आता कहना कमजोरी नहीं, शुरुआत है। अमीर लोग ईगो को साइड में रखकर सीखते हैं। वे बिगिनर बनने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर मास्टर कभी बिगिनर ही था। इस भाग में किताब यह भी बताती है कि फाइनेंशियल जर्नी अकेले पैसों की नहीं होती, यह आइडेंटिटी की जर्नी होती है। जैसे जैसे सोच बदलती है, वैसे वैसे डिसीशंस बदलते हैं, और डिसीशंस बदलते ही रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। अमीर बनने का मतलब होता है इंडिपेंडेंट थिंकर बनना। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग नॉलेज लेने के बाद भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वे परफेक्ट प्लान चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। अमीर लोग इम्परफेक्ट प्लान के साथ भी शुरुआत कर देते हैं और रास्ते में उसे बेहतर बनाते जाते हैं। मूवमेंट क्लैरिटी लाता है, वेटिंग कंफ्यूजन बढ़ाती है। और अगर यहाँ तक की सोच आपको अंदर से शेक कर रही है, तो याद रखिए, यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रील माइंडसेट वाली समरीज आगे भी मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की सीख यहीं से और डीप होने वाली है। रिच डैड पुअर डैड इस स्टेज पर यह साफ कर देती है कि इंसान की फाइनेंशियल डेस्टिनी बाहर नहीं, उसके अंदर लिखी होती है। और अब बस आखिरी समझ बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने वाली है। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि डेस्टिनी बाहर नहीं, उसके अंदर से बनती है, रिच डैड पुअर डैड आखिरी से पहले की सबसे गहरी अंडरस्टैंडिंग सामने रखती है, और वो है गिविंग बैक और बैलेंस की सोच। किताब बताती है कि जिंदगी सिर्फ अक्यूमुलेट करने का नाम नहीं है। अगर पैसा सिर्फ जमा होता रहे और फ्लो बाहर की तरफ ना जाए, तो अंदर से एम्प्टीनेस आने लगती है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि वेल्थ तभी मीनिंगफुल बनती है जब उससे वैल्यू क्रिएट होती है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि गिविंग का मतलब सिर्फ डोनेशन नहीं होता। गिविंग का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, नॉलेज शेयर करना, सिस्टम्स बनाना और लोगों को ग्रो करने का चांस देना। रिच डैड कहते हैं कि जब इंसान दूसरों को ऊपर उठाने लगता है, तब उसका खुद का लेवल अपने आप एक्सपैंड हो जाता है। पैसा यहाँ टूल बन जाता है, पर्पस नहीं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ बैलेंस की बात बहुत क्लैरिटी के साथ रखती है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर पैसे को गलत मान लेते हैं, और कुछ लोग पैसे के पीछे भागते भागते जिंदगी जीना भूल जाते हैं। अमीर लोग दोनों के बीच बैलेंस बनाते हैं। वे पैसे को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वर्शिप नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। इस भाग में किताब यह भी दिखाती है कि इनर सैटिस्फैक्शन बाहरी सक्सेस से नहीं आती। कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद भी मेंटली एम्प्टी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वैल्यूज खो दिए होते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर वैल्यूज क्लियर हो तो वेल्थ बर्डन नहीं बनती, ब्लेसिंग बन जाती है। वैल्यूज के बिना पैसा डायरेक्शनलेस हो जाता है। रिच डैड यह भी समझाते हैं कि गिविंग माइंडसेट इंसान को फियर से बाहर निकालता है। जब इंसान बांटना सीखता है, तो स्कैर्सिटी सोच धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब डर नहीं रहता कि कम हो जाएगा, क्योंकि विश्वास बन जाता है कि वैल्यू क्रिएट करोगे तो फ्लो चलता रहेगा। यही अबंडेंस माइंडसेट की शुरुआत होती है। जैसे जैसे ये समझ सेटल होती है, इंसान को पहली बार एहसास होता है कि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने खुद को बिल्ड किया है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली टेस्ट इनर पीस है। और अब अगला और आखिरी हिस्सा इस पूरी जर्नी को एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ में रैप करने वाला है। जैसे ही ये पूरी जर्नी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है,
रिच डैड पुअर डैड एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ के साथ सब कुछ जोड़ देती है। किताब कहती है कि जिंदगी में असली फर्क इन्फॉर्मेशन से नहीं, इंटरप्रिटेशन से पड़ता है। दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक कुछ नहीं बदलता और दूसरा पूरी लाइफ बदल देता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन सीख को एक्शन में बदलता है और कौन उसे सिर्फ मोटिवेशन बनाकर छोड़ देता है। इस आखिरी हिस्से में किताब यह साफ कर देती है कि रिच डैड और पुअर डैड का डिफरेंस पैसा नहीं था, डिफरेंस था सोच। एक सोच प्रॉब्लम देखती है, दूसरी सोच अपॉर्चुनिटी। एक सोच सिक्योरिटी ढूंढती है, दूसरी सोच फ्रीडम। एक सोच जॉब को फाइनल डेस्टिनेशन मानती है, दूसरी सोच जॉब को लर्निंग ग्राउंड मानती है। पैसा बस रिजल्ट है, असली खेल माइंडसेट का है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ ये भी समझाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कोई सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूल में खत्म हो जाए। यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मार्केट बदलती है, रूल्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। अमीर लोग खुद को एक्सपर्ट नहीं मानते, वे खुद को स्टूडेंट मानते हैं। यही एटीट्यूड उन्हें रेलेवेंट बनाए रखता है। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस इंसान उससे डील करना सीख लेता है। अमीर लोग फियरलेस नहीं होते, वे फियर को मैनेज करना जानते हैं। वे डर को सिग्नल की तरह लेते हैं कि यहाँ सीख छुपी है। पुअर माइंडसेट डर को स्टॉप साइन मान लेता है, रिच माइंडसेट डर को डायरेक्शन बना लेता है। रिच डैड ये भी साफ कहते हैं कि जिंदगी में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा कंट्रोल में होती है, आपकी सोच। इकोनॉमी गिरे या उठे, जॉब जाए या रहे, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। इसी वजह से किताब बार बार एसेट्स, स्किल्स और थिंकिंग पर फोकस करती है, क्योंकि ये चीजें कोई आपसे छीन नहीं सकता। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुन रहे थे, आप एक नई लेंस से जिंदगी देखना सीख रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और माइंडसेट शिफ्टिंग समरीज आगे भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि असली ग्रोथ एक वीडियो से नहीं, लगातार सीख से आती है। रिच डैड पुअर डैड इसी आखिरी समझ के साथ ये जर्नी कंप्लीट करती है कि अमीरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है सोचने का, और जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है उसकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। जैसे ही ये सोच अंदर गहराई से बैठ जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और सटल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देती है कि लर्निंग कभी लिनियर नहीं होती। कई बार इंसान को लगता है कि वह पीछे जा रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रही है या पुराने डर फिर से लौट रहे हैं, लेकिन असल में वही फेज नई अंडरस्टैंडिंग की तैयारी होता है। अमीर माइंडसेट इसे फेलियर नहीं मानता, बल्कि रिकैलिब्रेशन मानता है। जब भी जिंदगी दोबारा सवाल पूछती है, रिच माइंडसेट जवाब ढूंढने बैठता है, भागता नहीं। इस हिस्से में किताब यह एहसास कराती है कि वेल्थ जर्नी में सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। जब बाहरी आवाजें लाउड होती हैं, तब अंदर की क्लैरिटी ही डिसीजन लेने में मदद करती है। एम्पल नॉलेज होने के बाद भी अगर सेल्फ ट्रस्ट नहीं है तो इंसान दूसरों की राय में उलझ जाता है। अमीर लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन चलते अपनी क्लैरिटी पर हैं। यही क्लैरिटी उन्हें क्राउड से अलग करती है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी इशारा करती है कि हर इंसान की जर्नी अलग स्पीड से चलती है। किसी की ग्रोथ अर्ली होती है, किसी की लेट, लेकिन प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। कंपैरिजन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। आमिया माइंडसेट कंपैरिजन छोड़कर कैलिब्रेशन पर ध्यान देता है, यानी अपनी करंट पोजीशन को समझकर अगला सही कदम क्या है उसी पर फोकस करता है। इस फ्लो में किताब यह भी समझाती है कि सेटबैक्स कभी वेस्टेड नहीं होते। जो एक्सपीरियंस पेनफुल लगता है वही फ्यूचर में प्रोटेक्शन बनता है। लॉस, रिजेक्शन और मिस्टेक्स, ये सब इनविजिबल टीचर्स हैं। रिच माइंडसेट उन्हें इग्नोर नहीं करता, उनसे नोट्स बनाता है। यही नोट्स आगे चलकर इंट्यूइशन बन जाते हैं, जो बिना बोले सही डायरेक्शन दिखा देती है। जैसे जैसे यह अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होती जाती है, इंसान एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच होने लगता है। अब उसे प्रूव नहीं करना होता कि वह सही है, उसे बस सही करना होता है। नॉइस कम होती है,
फोकस शार्प होता है और डिसीशंस शांत लेकिन फर्म हो जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में बिना सीधे कहे ये समझा देती है कि असली स्ट्रेंथ लाउड कॉन्फिडेंस में नहीं, साइलेंट सर्टेनिटी में होती है। और यहीं से जर्नी एक नए लेवल में एंटर करती है, जहां इंसान पैसे को चेस नहीं करता बल्कि वैल्यू क्रिएट करता है और पैसा अपने आप फॉलो करने लगता है। जैसे ही इंसान साइलेंट सर्टेनिटी के इस लेवल तक पहुंचता है, रिच डैड पुअर डैड एक और बहुत गहरी लेयर खोलती है, और वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। किताब इशारा करती है कि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को कोशिश करने वाला नहीं बल्कि करने वाला मानने लगता है। पहले वह कहता था मैं सीख रहा हूं, अब वह कहता है मैं ऑपरेट कर रहा हूं। यह बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को रीराइट कर देता है। इस हिस्से में किताब यह समझाती है कि ज्यादातर लोग लाइफ भर स्टूडेंट बने रहते हैं, लेकिन प्लेयर बनने से डरते हैं। आमिया माइंडसेट सीख को वहीं तक रखता है जब तक वह एक्शन में कन्वर्ट न हो जाए। नॉलेज तब तक बोझ है जब तक वह डिसीजन में नहीं बदलता। जैसे ही इंसान खुद को प्लेयर की तरह देखने लगता है, एक्सक्यूजेज अपने आप इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब सवाल क्या होगा का नहीं, अब अगला मूव क्या है का होता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी दिखाती है कि आइडेंटिटी शिफ्ट के बाद इंसान प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखने लगता है। पहले प्रॉब्लम दीवार लगती थी, अब वही प्रॉब्लम एंट्री गेट बन जाती है। टैक्स, मार्केट क्रैश, रिजेक्शन, जो चीजें पहले डराती थी अब स्टडी मटेरियल बन जाती हैं। रिच माइंडसेट प्रॉब्लम्स को पर्सनल नहीं लेता, वह उन्हें प्रोफेशनल तरीके से एनालाइज करता है। इस फ्लो में किताब यह भी बताती है कि ट्रू कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल सक्सेस से नहीं आता, कई बार बिना दिखने वाली ग्रोथ हो रही होती है। जब इंसान हर सिचुएशन में काम रहना सीख लेता है, तब समझ आता है कि अंदर स्ट्रक्चर बन चुका है। बाहर की वॉलेटिलिटी अब अंदर को शेक नहीं करती। यही फाइनेंशियल मैच्योरिटी की पहचान है। जैसे जैसे यह आइडेंटिटी मजबूत होती जाती है, इंसान अप्रूवल की जरूरत से बाहर निकलने लगता है। अब उसे यह साबित नहीं करना होता कि वह सही रास्ते पर है, उसे पता होता है कि सही रास्ता नॉइजी नहीं होता। क्वाइट प्रोग्रेस ही रियल प्रोग्रेस होती है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में बिना बोले ये समझा देती है कि जब माइंडसेट सेटल हो जाता है, तब लाइफ सिंप्लीफाई होने लगती है। और यहीं से जर्नी एक ऐसे फेज में एंटर करती है जहां डिसीशंस हैवी नहीं लगते, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ नहीं लगती और वेल्थ गोल नहीं रहती, बल्कि बाय प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे ही वेल्थ बाय प्रोडक्ट बनना शुरू होती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को सबसे डेंजरस ट्रैप से आगाह करती है, और वो है कॉम्प्लेसेंसी। किताब समझाती है कि ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा स्टेबिलिटी और कंफर्ट महसूस करते हैं, सीखना और शार्पन करना बंद कर देते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां ग्रोथ क्वाइटली मरने लगती है। आमिया माइंडसेट जानता है कि कंफर्ट एक सिग्नल है रुकने का नहीं, बल्कि नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होने का। इस हिस्से में किताब यह भी साफ करती है कि मार्केट कभी स्टैटिक नहीं रहती। रूल्स बदलते हैं, अपॉर्चुनिटीज शिफ्ट होती हैं, और जो इंसान अपडेट नहीं होता वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। आमिया लोग पास्ट सक्सेस पर रिलाई नहीं करते, वे खुद को बार बार बिगिनर की पोजीशन में डालते हैं ताकि सीख फ्रेश रहे और ईगो कंट्रोल में। ईगो जितना बड़ा होता है, डाउनफॉल उतना ही साइलेंट और तेज होता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ अडैप्टेबिलिटी की पावर पर जोर देती है। किताब कहती है कि स्ट्रॉन्ग वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग वही होता है जो सबसे तेज अडैप्ट करे। इकोनॉमिक साइकिल्स आएंगे, लॉसेस होंगे, प्लान्स फेल होंगे, लेकिन आमिया माइंडसेट हर चेंज को थ्रेट नहीं, डेटा मानता है। डेटा से डायरेक्शन निकलती है, पैनिक से नहीं। इस फ्लो में किताब यह भी समझाती है कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स शॉर्ट टर्म इमोशन से ऑपरेट नहीं करते। फियर और ग्रीड मार्केट में आते जाते रहते हैं, लेकिन आमिया लोग प्रिंसिपल से चलते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं, वे इवैल्यूएट करते हैं, और जब सब डर रहे होते हैं, वे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। क्राउड की साइकोलॉजी समझना वेल्थ प्रोटेक्शन का बड़ा हिस्सा है। जैसे जैसे यह अवेयरनेस डिपेंड होती जाती है, इंसान इम्पल्सिव डिसीजन से बाहर आने लगता है।
अब वह हर मूव से पहले यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि यह पूछता है कि प्रिंसिपल क्या कहता है। यही मैच्योरिटी वेल्थ को टेम्पररी नहीं, जनरेशनल बनाती है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह बिना सीधे कहे समझा देती है कि गेम कभी खत्म नहीं होती, लेवल्स बदलते रहते हैं। जो इंसान सीखना, अडैप्ट करना और हम्बल रहना नहीं छोड़ता, वही हर लेवल पर सर्वाइव ही नहीं करता, बल्कि डोमिनेट भी करता है। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि गेम कभी खत्म नहीं होती, रिच डैड पुअर डैड उसे सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल स्किल सिखाती है, और वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग आज की कंफर्ट और आज की प्रॉब्लम में इतने उलझे रहते हैं कि 5 या 10 साल आगे सोच ही नहीं पाते। एमिया माइंडसेट हर डिसीजन लेते समय फ्यूचर सेल्फ को ध्यान में रखता है। वह पूछता है, आज का ये कदम मुझे आने वाले सालों में कहाँ ले जाएगा। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन के बीच चॉइस ही असली डिवाइडर है। पुअर माइंडसेट इमीडिएट रिलीफ चुनता है, रिच माइंडसेट डिलेड रिवॉर्ड। आज खर्च ना करना, आज सीखने में समय देना, आज डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सब उस फ्यूचर के लिए होता है जो अभी दिखाई नहीं देता। एमिया लोग विजिबल नहीं, इनएविटेबल फ्यूचर के लिए काम करते हैं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ विजन की क्लैरिटी पर जोर देती है। विजन कोई ड्रीम नहीं होता, विजन वो क्लियर पिक्चर होती है जिसके हिसाब से डेली डिसीजंस लिए जाते हैं। बिना विजन के मेहनत डायरेक्शनलेस हो जाती है। एमिया लोग हर अपॉर्चुनिटी को विजन के फिल्टर से देखते हैं। जो अलाइन नहीं करता, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव हो, वे उसे छोड़ देते हैं। इस फ्लो में किताब यह भी बताती है कि लॉन्ग टर्म थिंकर्स को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है। लोग उन्हें स्लो, बोरिंग या ओवर कॉशियस समझते हैं, क्योंकि उनके मूव्स ड्रामेटिक नहीं होते। लेकिन समय के साथ वही लोग क्वाइटली अहेड निकल जाते हैं। रिच माइंडसेट नॉइज क्रिएट नहीं करता, रिजल्ट क्रिएट करता है। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग हैबिट बन जाती है, इंसान इमोशनल हाइज और लो से बाहर आने लगता है। मार्केट अप हो या डाउन, प्रेस मिले या क्रिटिसिज्म, अंदर का कॉम्पास सैम डायरेक्शन दिखाता रहता है। यही स्टेबिलिटी वेल्थ को सिर्फ ग्रो नहीं कराती, बल्कि सर्वाइव भी कराती है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह एहसास दिलाती है कि जो इंसान फ्यूचर को रिस्पेक्ट करता है, फ्यूचर भी उसे रिवॉर्ड करता है। और यहीं से जर्नी एक ऐसे लेवल में एंटर करती है जहां पेशेंस वीकनेस नहीं, पावर बन जाती है, और यही पावर अगले फेज की फाउंडेशन रखती है। जैसे ही पेशेंस को पावर की तरह यूज करना शुरू किया जाता है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और डीप रियलाइजेशन तक ले जाती है, और वो है सेल्फ मास्टरी। किताब कहती है कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना जरूरी है। ज्यादातर लोग मार्केट, बॉस, इकोनॉमी या लक को दोष देते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट जानता है कि असली कंट्रोल रिएक्शंस पर होता है। हालात जैसे भी हों, रिस्पॉन्स चूज करने की ताकत ही असली वेल्थ है। इस हिस्से में किताब यह समझाती है कि इमोशंस अगर अनचेक्ड रहें तो वेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। फियर इंसान को एक्शन से रोकता है, ग्रीड उसे ब्लाइंड बना देती है, और ईगो उसे सीखने से दूर कर देता है। एमिया लोग इमोशनलेस नहीं होते, वे इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वे अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनसे ऑपरेट नहीं करते। डिसीजन डेटा और प्रिंसिपल से लेते हैं, मूड से नहीं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ रूटीन और एनवायरनमेंट की रोल को भी हाईलाइट करती है। किताब कहती है कि स्ट्रॉन्ग पीपल स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट्स नहीं ढूंढते, वे खुद के लिए स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। डेली रूटीन, रीडिंग, थिंकिंग टाइम और रिफ्लेक्शन, ये सब सेल्फ मास्टरी के टूल्स हैं। एमिया माइंडसेट जानता है कि अगर दिन कंट्रोल में है तो लाइफ कंट्रोल में है। इस फ्लो में किताब यह भी बताती है कि सेल्फ मास्टरी के बिना फ्रीडम डेंजरस हो सकती है। जब पैसे और टाइम दोनों आ जाते हैं, तब अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इंसान खुद को ही सैबोटेज कर लेता है। इसलिए रिच डैड हमेशा पहले कैरेक्टर बिल्ड करने पर जोर देते हैं, एसेट्स बाद में। कैरेक्टर वीक हो तो एसेट्स बोझ बन जाते हैं। जैसे जैसे सेल्फ मास्टरी डीप होती जाती है, इंसान एक्सटर्नल वैलिडेशन से पूरी तरह डिटैच होने लगता है।
प्रेज या क्रिटिसिज्म अब डायरेक्शन नहीं बदलते। इनर स्टैंडर्ड बन जाता है जिसके हिसाब से लाइफ ऑपरेट होती है। यही स्टेज होती है जहां इंसान रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में यह साफ कर देती है कि अल्टीमेट वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में होती है। जो इंसान खुद को मास्टर कर लेता है, उसके लिए मनी सिर्फ एक टूल रह जाती है, टेंशन नहीं। और यहीं से जर्नी उस अंतिम समझ की ओर बढ़ती है जहां सक्सेस और पीस अलग अलग चीजें नहीं रह जाती, बल्कि एक ही फ्लो का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे ही सक्सेस और पीस एक ही फ्लो का हिस्सा बनने लगते हैं, रिच डैड पुअर डैड इंसान को सबसे शांत लेकिन सबसे पावरफुल रियलाइजेशन तक ले आती है, और वो है अलाइनमेंट। किताब यह इशारा करती है कि जब सोच, एक्शंस और वैल्यूज एक लाइन में आ जाते हैं, तब जिंदगी में स्ट्रगल कम और क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। अब इंसान को खुद को पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह जो कर रहा होता है वही वह बन चुका होता है। इस हिस्से में किताब यह समझाती है कि अलाइनमेंट का मतलब परफेक्शन नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस नहीं रहती। इंसान अब दो दिशाओं में नहीं खिंचता। पहले पैसा एक तरफ बुलाता था और मन दूसरी तरफ, अब दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं। यही वजह है कि अमीर माइंडसेट में थकान कम और कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी साफ करती है कि अलाइंड इंसान कंपैरिजन से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। अब उसे यह देखने की जरूरत नहीं रहती कि कौन आगे है और कौन पीछे। उसकी नजर सिर्फ अपने नेक्स्ट राइट मूव पर होती है। अलाइनमेंट इंसान को स्पीड नहीं, स्टेबिलिटी देता है, और यही स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ की असली फाउंडेशन होती है। इस फ्लो में किताब यह भी बताती है कि अलाइन लाइफ में डिसीशंस सिंपल हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चॉइसेस वहीं पैदा होते हैं जहां वैल्यूज अनक्लियर होती हैं। जब अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर कंफ्यूजन अपने आप डिसोल्व हो जाता है। आमिया लोग इसी क्लैरिटी की वजह से कम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। जैसे जैसे यह अलाइनमेंट डीप होता जाता है, इंसान को कंट्रोल की जरूरत महसूस नहीं होती। वह आउटकम्स को फोर्स नहीं करता, प्रोसेस पर भरोसा करता है। यही भरोसा एंजाइटी को रिप्लेस कर देता है। अब फ्यूचर डर नहीं देता, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होती है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में बिना शोर मचाए ये समझा देती है कि असली अमीरी वही है जहां इंसान सुबह उठते समय एस्केप नहीं ढूंढता, बल्कि पर्पस महसूस करता है। और इसी अलाइनमेंट के साथ जर्नी उस नेचुरल एंड की तरफ बढ़ती है जहां ग्रोथ, पीस और वेल्थ अलग अलग गोल्स नहीं रहते, बल्कि एक ही बैलेंस्ड लाइफ की एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। जैसे ही अलाइनमेंट नेचुरल बन जाता है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक आखिरी ऑनगोइंग ट्रूथ की याद दिलाती है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट प्रेशर। किताब बताती है कि जब इंसान सही सोच के साथ जीने लगता है, तब जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डर पैदा करती थी, अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग देने लगती है। आमिया माइंडसेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मजबूरी नहीं, चॉइस होती है। इस हिस्से में किताब यह समझाती है कि मैच्योर इंसान अब हर चीज का क्रेडिट भी खुद लेता है और ब्लेम भी खुद। सक्सेस आए तो लक नहीं कहता, फेलियर आए तो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता। वह जानता है कि ऑनरशिप लेने से ही कंट्रोल आता है। ऑनरशिप के बिना फ्रीडम इल्यूजन बन जाती है। रिच डैड यही सिखाते हैं कि जितनी ज्यादा ऑनरशिप उतनी ज्यादा पावर। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी दिखाती है कि इस स्टेज पर इंसान को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। ना वह अमीर दिखना चाहता है, ना गरीब साबित होना चाहता है। वह बस कंसिस्टेंट रहना चाहता है। क्वाइट डिसिप्लिन अब लाइफस्टाइल बन चुकी होती है। डिसीजंस अब एक्साइटमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से निकलते हैं। इस फ्लो में किताब यह भी बताती है कि ग्रोथ अब स्ट्रगल की तरह फील नहीं होती। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन पैनिक नहीं आता, क्योंकि अंदर यह भरोसा बन चुका होता है कि हर सिचुएशन से डील किया जा सकता है। यही भरोसा असली कॉन्फिडेंस है, जो किसी अचीवमेंट से नहीं, प्रोसेस पर फेथ से आता है। जैसे जैसे ये माइंडसेट सेटल होता जाता है, इंसान फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए सही काम रोज करता है। एंग्जाइटी प्लानिंग में बदल जाती है, और प्लानिंग एक्शन में।
लाइफ रिएक्टिव नहीं रहती, इंटेंशनल बन जाती है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये एहसास दिलाती है कि जर्नी किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर खत्म नहीं होती। हर लेवल पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन अब इंसान उससे भागता नहीं, उसे कैरी करता है। और यही कैरी करने की कैपेसिटी इंसान को सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इंटरनली भी रिच बना देती है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर के बिना कैरी होने लगती है, रिच डैड पुअर डैड एक और शांत लेकिन निर्णायक समझ के साथ आगे बढ़ती है, और वो है सिंप्लिसिटी की ताकत। किताब बताती है कि जितनी ज्यादा मैच्योरिटी आती है, उतनी ही लाइफ सिंपल होती जाती है। आमिया माइंडसेट कॉम्प्लेक्सिटी से इम्प्रेस नहीं होता, वह क्लैरिटी से ऑपरेट करता है। पहले इंसान हर डिसीजन को भारी बना लेता था, अब वही डिसीजन फ्यू प्रिंसिपल्स के आधार पर आसानी से लिया जाता है। लेस नॉइज, मोर सिग्नल, यही असली अपग्रेड है। इस हिस्से में किताब यह भी समझाती है कि सिंप्लिसिटी का मतलब स्मॉल सोच नहीं होता। सिंप्लिसिटी का मतलब अननेसेसरी चीजों को हटाना होता है ताकि एनर्जी सही जगह लगे। आमिया लोग अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कॉन्शियसली रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स, फेक अर्जेंसी और यूजलेस ओपिनियंस। जब क्लटर हटता है, तब फोकस अपने आप शार्प हो जाता है। फोकस शार्प होते ही रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होने लगते हैं। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी दिखाती है कि सिंपल सिस्टम्स पावरफुल होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स ज्यादातर एक्सिक्यूट नहीं होते, सिंपल प्लान्स डेली फॉलो हो जाते हैं। आमिया माइंडसेट ऐसी रूटीन्स बनाता है जिन्हें सालों तक कैरी किया जा सके। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं, बस स्टेडी रिदम। यही रिदम टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम क्रिएट करता है। इस फ्लो में किताब यह भी बताती है कि सिंप्लिसिटी इंसान को फियर से बाहर निकालती है। जब ऑप्शंस कम होते हैं, तब कंफ्यूजन कम होता है। आमिया लोग हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करते, वे फ्यू हाई क्वालिटी बेट्स पर कमिट करते हैं। कमिटमेंट क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है, और कॉन्फिडेंस एक्शन को स्मूथ बना देता है। जैसे जैसे लाइफ सिंप्लीफाई होती जाती है, इंसान को कंपैरिजन की जरूरत नहीं रहती। अब वह दूसरों की रेस नहीं देखता, अपनी पेस समझता है। पीस और प्रोग्रेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहते, बल्कि साथ चलने लगते हैं। यही स्टेज होती है जहां सक्सेस लाउड नहीं रहती, लेकिन डीप हो जाती है। और अगर आप यहां तक की जर्नी में खुद को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करते हुए महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सही फ्लो में हैं। ऐसी ही ग्राउंडेड और रियल माइंडसेट वाली समरीज आगे भी मिलती रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि असली ग्रोथ एक इनसाइट से नहीं, कंटिन्यूअस अलाइनमेंट से बनती है। रिच डैड पुअर डैड इसी सिंप्लिसिटी के साथ ये दिखाती रहती है कि जब सोच साफ होती है, तब जिंदगी अपने आप सही डायरेक्शन पकड़ लेती है, और आगे यही डायरेक्शन इंसान को और भी डीपर क्लैरिटी की तरफ ले जाने वाली है। जैसे ही सिंप्लिसिटी डीप होकर लाइफस्टाइल बन जाती है, रिच डैड पुअर डैड इंसान को एक और क्वाइट लेकिन लाइफ डिफाइनिंग रियलाइजेशन तक ले जाती है, और वो है इनर स्टेबिलिटी। किताब ये बताती है कि बाहर की दुनिया हमेशा अनस्टेबल रहेगी, मार्केट बदलेगी, इकोनॉमी हिलेगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर अंदर स्टेबिलिटी बन चुकी है, तो बाहर की इंस्टेबिलिटी डर पैदा नहीं करती। आमिया माइंडसेट बाहर कंट्रोल ढूंढना छोड़ देता है, वह अंदर एंकर बना लेता है। इस हिस्से में किताब ये समझाती है कि ज्यादातर लोग सेफ्टी बाहर ढूंढते हैं, जॉब में, डिग्री में, सिस्टम में, जबकि असली सेफ्टी स्किल्स, थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी में होती है। रिच डैड हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी इनकम आपके दिमाग से निकल रही है, तो कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। जॉब जा सकती है, बिजनेस गिर सकता है, लेकिन स्किल बेस्ड माइंडसेट हर बार न्यू रास्ता निकाल लेता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी साफ करती है कि इनर स्टेबिलिटी का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। अप्स और डाउन्स आते हैं, लेकिन रिएक्शन प्रोपोर्शनल रहता है। पैनिक की जगह एनालिसिस आता है, फ्रस्ट्रेशन की जगह एडजस्टमेंट। आमिया लोग ड्रामेटिक नहीं होते, वे डेलिबरेट होते हैं। यही डेलिबरेशन उन्हें लॉन्ग रन में स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस फ्लो में किताब यह भी दिखाती है कि जब अंदर स्टेबिलिटी होती है, तब इंसान एक्सटर्नल वैलिडेशन से पूरी तरह फ्री हो जाता है। लाइक्स, अपलॉस, क्रिटिसिज्म,
कुछ भी डायरेक्शन तय नहीं करता। डायरेक्शन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स तय करते हैं। यही वजह है कि आमिया माइंडसेट शॉर्ट टर्म प्रेस के लिए लॉन्ग टर्म विजन सैक्रिफाइस नहीं करता। जैसे जैसे यह इनर एंकर मजबूत होता जाता है, इंसान प्रेशर में भी क्लियर सोच पाता है। हाई स्टेक्स सिचुएशंस अब डर नहीं लगती, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मसल ट्रेन हो चुकी होती है। एक्सपीरियंस कंफ्यूजन को रिप्लेस कर देता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या करूं, सवाल होता है सबसे क्लीन ऑप्शन कौन सा है। रिच डैड पुअर डैड इस हिस्से में ये बिना जोर दिए समझा देती है कि असली कॉन्फिडेंस बैंक बैलेंस से नहीं आता, वह उस भरोसे से आता है कि जो भी आएगा मैं हैंडल कर लूंगा। और यही भरोसा इंसान को उस लेवल पर ले जाता है जहां वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेट नहीं होती, बल्कि कॉन्शियसली मैनेज्ड होती है। और यही अंडरस्टैंडिंग आगे की जर्नी को और मैच्योर बनाने वाली है। जैसे ही यह इनर स्टेबिलिटी पूरी तरह सेटल हो जाती है, रिच डैड पुअर डैड पूरी जर्नी को एक आखिरी, शांत लेकिन क्रिस्टल क्लियर ट्रूथ में समेट देती है। किताब कहती है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम बाहर की कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती, वह अंदर की रेडीनेस पर डिपेंड करती है। जब इंसान डर से नहीं, क्लैरिटी से फैसले लेने लगता है, जब पैसा गोल नहीं बल्कि टूल बन जाता है, और जब सीखना रुकता नहीं बल्कि इवॉल्व होता रहता है, वही जर्नी अपने नेचुरल एंड पर पहुंचती है। इस आखिरी हिस्से में किताब यह साफ कर देती है कि रिच डैड और पुअर डैड की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो चॉइस के पॉइंट पर खड़ा है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, सेफ रहकर छोटा सोचने का या अनकंफर्टेबल होकर बड़ा बनने का। रिच माइंडसेट परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, वह प्रेजेंट मोमेंट में बेस्ट मूव लेता है। पुअर माइंडसेट फ्यूचर से डरता है, रिच माइंडसेट फ्यूचर को डिजाइन करता है। रिच डैड पुअर डैड यहाँ यह भी समझाती है कि वेल्थ कोई फिनिश लाइन नहीं है जहाँ पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। वेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे सही सोच के साथ कैरी करना होता है। जो इंसान सिर्फ पैसे तक पहुंचना चाहता है, वह अक्सर वहीं फंस जाता है। जो इंसान माइंडसेट तक पहुंच जाता है, पैसा अपने आप उसके साथ चलता है। यही फर्क इस पूरी किताब की सोल है। इस फ्लो में किताब यह भी इशारा करती है कि अगर आज आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लर्निंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मोमेंट आप सीख को एक्शन में बदलना शुरू करते हैं, जर्नी शिफ्ट होने लगती है। स्मॉल स्टेप्स, राइट डायरेक्शन, यही फॉर्मूला है जिसे रिच डैड बार बार क्वाइटली रिपीट करते हैं। और यहीं पर यह कहानी किसी ड्रामेटिक एंडिंग के साथ नहीं, बल्कि एक काम कॉन्फिडेंस के साथ खत्म होती है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो शोर नहीं करता, प्रूव नहीं करता, बस ऑपरेट करता है। रिच डैड पुअर डैड इस आखिरी समझ के साथ ये साफ कर देती है कि अमीरी कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, ये एक स्टेट है जो अंदर बनती है। जब अंदर रिच माइंडसेट बन जाता है, तब बाहर की रियलिटी को बदलना बस समय की बात रह जाती है।